नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर स्ट्रेटजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न जीएस के सारे सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो चलिए अपना क्लास हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है पूरा डेट आप लोग याद रखेंगे 28 जुलाई को 1914 में ये शुरू हुआ था। 28 जुलाई 1914 को ये शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। चला कब तक था, तो ये 1918 तक चला। 28 जुलाई से शुरू हुआ, 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध। और इसमें कितने, यहाँ पे इस समय वायसराय कौन था भारत का, ये भी पूछा जाएगा क्योंकि 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि कौन वायसराय था, तो चेम्सफोर्ड था। तो और 1918 में 14 जुलाई से 1918 तक चल रहा है प्रथम विश्व युद्ध। तो इस समय भी जो वायसराय हैं कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चेम्सफोर्ड तो इस समय वायसराय भी थे। ठीक, तो इसमें कितने देश शामिल हुए थे ये भी आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने देश शामिल हो गए थे। तो लगभग 37 देश शामिल हुए थे। कितना, लगभग 37 देश इसमें शामिल हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तो हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की अब बात करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोग बताएंगे कब से कब तक हुआ था। तो ये 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। कब तक, 1939 से लेके 1945 तक। और इस समय भारत में वायसराय कौन था, तो इस समय वायसराय कौन था, तो आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत आजाद हुआ था 1947 में भारत। और उस समय वायसराय कौन थे, तो लिन लिथगो थे। कौन थे, लिन लिथगो इस समय भारत में वायसराय थे। भारत की आज़ादी के समय भी लिन लिथगो ही वायसराय थे। और जब अंतिम फेज चल रहा था तो यहाँ पे ये लिन लिथगो प्रथम विश्व युद्ध में वायसराय थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कितने देश इसमें शामिल थे। जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसमें कितने देश शामिल थे, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें 61 से अधिक देश लगभग शामिल थे। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था ये भी आप लोग बता दीजिए। तो द्वितीय युद्ध का कारण क्या था, जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। क्या था, जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण, ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अब देख लेते हैं, आपसे पूछे कि रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो प्रथम युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और जो कि चला कब था, 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक, और बात करते हैं यहाँ इस समय भारत में वायसराय कौन थे। तो इस समय भारत में वायसराय चेम्सफोर्ड थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत में वायसराय कौन थे। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूछे कितने, इसमें कितने देश शामिल थे, तो इसमें कुल 37 देश शामिल थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे डाटा। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो ये 1939 से लेके 1945 तक चला। 1939 से 1945 तक चला। और इस समय भारत में वायसराय कौन थे, लिन लिथगो इस समय भारत में वायसराय थे। कौन, लिन लिथगो इस समय भारत में वायसराय थे। अब बात करें इसमें कितने देश शामिल थे द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इसमें 61 से अधिक देश शामिल थे। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण आप बता दीजिए क्या था। तो इसमें जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। ठीक, और जर्मनी का तानाशाह हिटलर था, यही इसमें छाया हुआ था। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WTO कहते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और आप लोग बताएंगे जिनेवा कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में जिनेवा है। आपसे पूछे कि किस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, किस संधि के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना आप लोग याद रखेंगे मार्केस संधि के द्वारा हुई थी। कौन सी, मार्केस संधि के द्वारा हुई थी। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। और बात करते हैं इसके महानिदेशक कौन है। तो इसके महानिदेशक जो है वर्तमान समय में महिला बनी हुई है। इसकी पहली महानिदेशक कौन है, नागोजी ओंकाजा-इवेला है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे किस कौन है, नागोजी ओंकोजो इवेला है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसकी जो महानिदेशक है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ की हैं, ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं, नाइजीरिया की रहने वाली हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं WTO, एक संगठन है WTO जिसका अर्थ होता है क्या, विश्व पर्यटन संगठन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व क्या है,
पर्यटन निगम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो दोनों का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म WTO ही होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसका विश्व पर्यटन निगम की स्थापना हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैड्रिड स्पेन में है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। ठीक, देख लेते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 1995 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा, और जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं किस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो मार्केस संधि के द्वारा WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। और इसकी महानिदेशक कौन है विश्व व्यापार महासंगठन की, तो इसकी निदेशक है नागोजी ओंकाजा आइवेलिया, और जो कि कहाँ की रहने वाली है, ये नाइजीरिया की रहने वाली है। ठीक, नाइजीरिया की रहने वाली हैं। अब बात करते हैं WTO, जिससे क्या कहते हैं, विश्व पर्यटन निगम, इसे भी WTO कहते हैं, विश्व पर्यटन निगम, और विश्व व्यापार संगठन को भी WTO कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर विश्व पर्यटन निगम का कहाँ है, मैड्रिड, और मैड्रिड कहाँ पे है, स्पेन में। ठीक, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं अंतिम, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या था, राकेश शर्मा था। राकेश शर्मा था। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले, अब विश्व में देखते हैं कौन कौन सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था विश्व में। तो विश्व की बात करें, आपसे पूछे कि विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे। प्रथम पुरुष कौन थे जो अंतरिक्ष में गए, यहाँ पे अंतरिक्ष भी आप लोग साथ में लेते चलेंगे। तो प्रथम पुरुष कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व में प्रथम पुरुष कौन थे, यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन थे। और ये यूरी गागरिन किस देश के रहने वाले थे, तो ये आपके यूरी गागरिन ये रूस के थे। यहाँ से ये गए थे और 1961 में गए थे। और विश्व में प्रथम महिला कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली, विश्व में प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई उसका क्या नाम था, तो उनका नाम क्या था, वेलेंटीना था। ठीक, वेलेंटीना इनका नाम था। और ये कहाँ की किस देश की तरफ से गई थी, ये भी रूस की तरफ से गई थी, और ये 1963 में गई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर कौन था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाइका नामक कुतिया अंतरिक्ष में जाने वाली जानवर है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, लाइका कुतिया। ठीक, और आपसे पूछे कि चंद्रमा पे सबसे पहले कौन कदम रखा, तो ये भी आप लोग बताएंगे। चंद्रमा पर सबसे पहले कौन कदम रखा, तो चंद्रमा पे सबसे पहले कौन कदम रखा था, तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक, नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले ये चंद्रमा पे गए थे। ठीक, और नील आर्मस्ट्रांग पूछे किस देश के थे, तो ये रूस के USA के थे। 1969 में पहली बार चंद्रमा पे गए। ठीक, तो ये चंद्रमा वाला भी याद रखेंगे। कौन सबसे पहले चंद्रमा पे गया, कौन सबसे पहले अंतरिक्ष में गया, कौन सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलते हैं एवरेस्ट पे चढ़ा, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग तैयार रखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए, 1984 में गए थे। और ये इंडियन थे, भारत की तरफ से गए थे। यहाँ पे भारतीय यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब विश्व में पूछे कौन कौन गए थे, तो विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, यूरी गागरिन। और ये रूस की तरफ से गए थे और इन्हें 1961 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। बात करते हैं पहली महिला कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली, तो इनकी पहला नाम क्या था, वेलेंटीना, रूस की थी। और ये कब गई थी, 1963 में गई थी। तब 1963 में अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था, लाइका नामक कुतिया थी। ये अंतरिक्ष में सबसे पहले गई थी। ठीक, पहला जानवर था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और चंद्रमा पे सबसे पहले किसने कौन कदम रखा, तो चंद्रमा पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग कदम रखे। और ये 1969 में चंद्रमा पे सबसे पहले गए। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और कमेंट करके आप हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब बात करते हैं रूस की। रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा है रूबल। और रूस की राजधानी क्या है, ये आप लोग बताएंगे। रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी है आपके मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। अब पूछेगा रूस की संसद का क्या नाम है। सारे प्रश्न यहाँ पे स्टैटिक के जितने भी बन सकते हैं हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं रूस का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो रूस का जो राष्ट्रीय खेल है ये आप लोग बताएंगे। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। ठीक, रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। और रूस की जो महत्वपूर्ण नदी है
ये आप लोग बताएंगे। रूस की महत्वपूर्ण नदी, तो रूस में जो महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम क्या है? वोल्गा। ठीक, वोल्गा है रूस की महत्वपूर्ण नदी। और विश्व की सबसे गहरी झील का नाम बताइए आप लोग। विश्व की सबसे गहरी झील का क्या नाम है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। इससे गहरा झील आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। सबसे गहरी झील है और ये कहाँ पे स्थित है? रूस में। ठीक, ये कहाँ पे स्थित है? रूस में। इस वजह से इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और इससे गहरी झील अगर आपको देखना हो तो आप अपने बाबू सोना की आंखों में झांक सकते हैं, उससे गहरा, बैकाल झील से भी गहरा झील वहां पे आपको नजर आ जाएगा। ठीक, उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। ठीक, और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। और रूस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति का नाम है। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज है। रूस की महत्वपूर्ण नदी वोल्गा नदी है, रूस की महत्वपूर्ण नदी। ठीक, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। और इससे गहरी झील हमने बताया ही, आप कहाँ जा सकते देख सकते हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अमृतसर शहर की स्थापना कौन किया था? अमृतसर शहर की स्थापना कौन किया था? तो गुरु रामदास ने किया था अमृतसर शहर की स्थापना। ठीक, गुरु रामदास ने किया था। और बात करते हैं यहाँ पे, आपसे पूछे कि यहाँ पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आपसे पूछे कि गोली चलाने का जलियांवाला बाग हत्याकांड में आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का जो आदेश है जनरल डायर ने दिया था। किसने? जनरल डायर ने दिया था। और इस जनरल डायर के आगे चल के हत्या किसने किया? जनरल डायर के आगे चल के हत्या कौन कर दिया था? ऊधम सिंह। ऊधम सिंह। और ऊधम सिंह ने 1940 में, ऊधम सिंह 1940 में आप लोग याद रखेंगे लंदन जाके इन्हें गोली मारे थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं 1940 में ऊधम सिंह ने लंदन जाके गोली मारे थे। और गोली चलाने में यहाँ पे जनरल डायर की सहयोग किसने किया था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भारतीय थे, जिनका क्या नाम था? एक भारतीय थे जिनका नाम था हंसराज। और हंसराज ने क्या किया? इन्हें सहयोग किया था गोली चलाने में। गोली चलाने के मामले में जनरल डायर, इन्होंने कुछ सूचना वहां पे पहुंचाई थी, तो जनरल डायर ने गोली चलवाया था। ठीक, यहाँ पे वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? अभी हमने बताया चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय थे भारत के। ठीक, चेम्सफोर्ड यहाँ पे भारत में इस समय वायसराय थे। और बात करते हैं इसके लिए जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। इसके जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। और इस समिति का क्या नाम था? इस समिति का नाम था हंटर आयोग। ठीक, हंटर समिति यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। और अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? रामदास ने की। गुरु रामदास सिखों के गुरु थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। इन जनरल डायर की हत्या आगे चल के ऊधम सिंह ने की। तुम मारे थे तो हम भी भाई मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो 1940 में लंदन जाके ऊधम सिंह ने इन्हें गिरा दिया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें सहयोग कौन किए थे? जो गोली चलाने का आदेश दिए थे जनरल डायर, इनका सहयोग एक भारतीय किए थे जिनका नाम हंसराज है। तो ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा, ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक, और बात करते हैं भारत में उस समय वायसराय कौन था? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है तो उस समय भारत में वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। और इसके जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है हंटर समिति। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है कि शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो जो किंडरगार्टन पद्धति था तो ये किसकी देन था? तो ये फ्रोबेल का देन था। किसका? फ्रोबेल का देन था। और किंडरगार्टन पद्धति क्या है? तो ये इस पद्धति में क्या होता है, यहाँ जहाँ बच्चे क्या करते हैं, जहाँ बच्चे देख कर सीखते हैं, जहाँ बच्चे देख कर खुद सीखते हैं, तो ये होता है आपका किंडरगार्टन पद्धति शिक्षा का। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बच्चे इसमें कैसे सीखते हैं? देख कर सीखते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, देख कर कैसे सीखते हैं इसमें। और बात करेंगे, आपसे पूछे कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, भारत का प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो ये 1968 में आई थी। कब? 1968 में आई थी। और ये किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी का शासनकाल था। ये भी रिलेट करके पूछता है किस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके शासनकाल में आई थी? तो इस समय इंदिरा गांधी यहाँ पे प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी द्वारा ये लाया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक,
और बात करते हैं, आपसे पूछे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा कौन शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया, तो ये शुरू किया था कौन, लॉर्ड मैकाले ने। कौन शुरू किया था, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किया था। और अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है ये आपकी किसे कहा जाता है, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच नीति को कहा जाता है। किसकी, चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, तो ये फ्रोबेल की देन है। और ये किंडरगार्टन पद्धति क्या होता है, इसमें बच्चे खुद देख के सीखते हैं। और भारत में बात करें प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था, तो 1968 में भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के द्वारा ये लाया गया था। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसकी देन है, तो लॉर्ड मैकाले की देन है। और अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। किसको, चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, तो अजंता की गुफाएं संभाजी नगर राज्य में है। कहाँ पे, संभाजी नगर में है। और संभाजी नगर कहाँ पे है, महाराष्ट्र का। यहाँ पे नाम किसका बदल के रखा गया, संभाजी, ये आप लोग बताएंगे। और बात करते हैं अजंता की गुफाएं कहाँ पे है, अजंता की गुफा कहाँ पे है, तो अजंता की गुफा भी आपके कहाँ पे, ये भी संभाजी नगर में। कहाँ पे, संभाजी नगर में स्थित है। अब बात करते हैं अजंता की गुफा ये संबंधित, तो यहाँ पे है तो प्रश्न आपसे पूछे कि अजंता की गुफा ये संबंधित किससे है, तो अजंता की गुफा में इसमें जातक कथा का वर्णन है। किसका, जातक कथा का वर्णन है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जातक कथा का वर्णन है और इसे विश्व धरोहर कब, और जो कि ये किस धर्म का है, ये बौद्ध धर्म का है। किस धर्म का, बौद्ध धर्म का यहाँ पे वर्णन है। और इसे विश्व धरोहर कब शामिल किया गया, इसे विश्व धरोहर कब घोषित किया गया, इसे विश्व धरोहर घोषित भी किया गया। और ये कब किया गया, 1983 में इसे विश्व धरोहर अजंता एलोरा की दोनों की गुफाओं को एक साथ घोषित किया गया। ठीक, आपसे पूछे कि एलोरा गुफा कहाँ पे है, एलोरा गुफा कहाँ पे है, तो ये भी आपके औरंगाबाद में है। यहाँ पे जिसका नया नाम हो चुका है संभाजी नगर। क्या हो चुका है, नया नाम संभाजी नगर औरंगाबाद का नया नाम हो चुका है। और ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और बात करते हैं एलोरा की गुफा का निर्माण किसने करवाया, तो एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। और विश्व विरासत स्थल इसे भी 1983 में घोषित किया गया। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, संभाजी नगर में है, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर। और अजंता की गुफा जो है ये संभाजी नगर में है, लेकिन जातक कथा का वर्णन इस पे है अजंता की गुफा में। और ये जातक कथा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। विश्व धरोहर घोषित कब किया गया, इसे 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया अजंता एलोरा की गुफाएं दोनों को। और एलोरा की गुफाएं भी संभाजी नगर में है, इसे महाराष्ट्र में है। और निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने कराया था। और इसे विश्व धरोहर 1983 में घोषित किया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं पेनाल्टी कर्नर का संबंध किस खेल से है, तो पेनाल्टी कर्नर का संबंध हॉकी से है। ठीक, और कुछ शब्दावली है, जैसे बुली नामक शब्द हॉकी से संबंधित है। बुली शब्द किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे, हॉकी से संबंधित है। और कुछ कप है, जैसे आपसे पूछे कि आगा खा कप का संबंध किससे है, तो आगा खा कप का संबंध भी हॉकी से है। और आपसे पूछे कि बेटन कप का संबंध किससे है, तो इसका भी संबंध किससे है, हॉकी से। तो दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल, भारत एंड पाकिस्तान का क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी क्या है, हॉकी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 है। और जहाँ पे खेलते हैं उस परिसर को क्या कहा जाता है, हॉकी को जहाँ खेलते हैं उस परिसर को क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है। कि हॉकी जहाँ खेलते हैं उस परिसर को फील्ड कहा जाता है। हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो ये भी आप लोग रंगे हाथ बता दीजिए। ओलंपिक में हॉकी कब शामिल हुआ, तो ये 1928 में ये नीदरलैंड में ये एम्स्टर्डम में ओलंपिक हो रहा था, तो यहाँ पे ये शामिल किया गया है। एम्स्टर्डम में ओलंपिक में यह शामिल किया गया। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पेनाल्टी कर्नर का संबंध हॉकी से, बुली नामक शब्द का संबंध किससे, हॉकी से। ठीक,
और बात करते हैं आगा खां कप का संबंध, बेटन कप का संबंध किससे है, हॉकी से है। ठीक, भारत एंड पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी में। ओलंपिक में शामिल कब हुआ हॉकी, तो ओलंपिक में शामिल 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ओलंपिक परिसर को क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे, एक दो बार आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बनाया हुआ है, तो सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पे बनाया हुआ है। और किस राज्य में है भाखड़ा नांगल परियोजना, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि इडुक्की परियोजना कहाँ पे स्थित है, इडुक्की परियोजना, तो इडुक्की जो परियोजना है ये आपके पेरियार नदी पे है। कहाँ पे, पेरियार नदी। और पेरियार नदी आप सभी जानते हैं कहाँ की नदी है, ये केरल में बहने वाली नदी है, केरल में बहने वाली नदी है। और कुछ परियोजनाएं जैसे उकाई परियोजना, उकाई परियोजना, ये कुछ परियोजनाएं जो छिपी रहती हैं, ये आप लोग तक नहीं पहुंच पाती, वो है आपका यहाँ पे ताप्ती नदी पे बना हुआ है। ताप्ती नदी, और कहाँ पे बना हुआ है, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में बना हुआ है। अब बात करते हैं थीन बांध परियोजना। थीन बांध परियोजना ये किस नदी पे बना हुआ है, थीन बांध परियोजना की बात करें तो ये रावी नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, रावी नदी पे। और रावी नदी कहाँ पे बहती है, ये पंजाब में बहती है। ठीक, पंजाब की ये परियोजना है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख सकते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पे और राज्य हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे, पेरियार नदी कहाँ का है, केरल में। उकाई बांध परियोजना किस नदी पे, ताप्ती नदी पे। और ये कहाँ पे बना हुआ है, गुजरात में बना हुआ है। नर्मदा ताप्ती दोनों किस घाटी में बहती है, ये दोनों नदी भ्रंश घाटी में बहती हैं और खंबात की खाड़ी में साउथ साइड में अपना जल गिराती हैं, सॉरी पश्चिम साइड में अपना जल गिराती हैं। थीन बांध परियोजना ये रावी नदी पे बना हुआ है, किस राज्य में, पंजाब में बना हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है, तो भारत में जो सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ होता है। क्या, पश्चिमी विक्षोभ भारत में सर्दियों के वर्षा का कारण होता है। ठीक, तो और बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो मासीन राम में होती है। कहाँ से, मासीन राम में। और मासीन राम कहाँ पे, मेघालय में, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है। बात करते हैं भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, तो लेह में होता है सबसे कम वर्षा। और लेह कहाँ पे है, ये लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं लेह में सबसे कम वर्षा होता है। और बात करते हैं सिल्वर, यहाँ पे कृत्रिम वर्षा में कौन सी चीजों का प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसमें, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है और आप लोग गलत करते हैं। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, ये अगर पूछ ले सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक भारत में वर्षा होती है। और यहाँ पे कहाँ पे वर्षा होती है, सबसे पहले यहाँ पे केरल में सर्वाधिक वर्षा होती है। और बात करते हैं तमिलनाडु में किस मानसून से वर्षा होती है, तमिलनाडु में किस मानसून से वर्षा होती है, तो जो तमिलनाडु में वर्षा का कारण है वो कौन सा मानसून होता है, वो उत्तर पूर्व मानसून होता है। ये दोनों मानसून आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर पूर्व मानसून, और इससे कहाँ पे होता है, ये केरल के मालाबार तट पे वर्षा होता है। उत्तर पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल के मालाबार तट पे वर्षा होता है। और जो तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा है वो ये तमिलनाडु के किस तट पे वर्षा होता है, ये तमिलनाडु पे किस तट पे, यहाँ पे मालाबार सॉरी कोरोमंडल तट पे वर्षा होता है। किस तट पे, कोरोमंडल तट पे वर्षा होता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो बात करते हैं भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है, तो भारत में सर्दियों का वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। लेकिन भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होता है, तो मासीन राम मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। भारत में सर्वाधिक कम वर्षा कहाँ पे होता है, सबसे कम वर्षा तो ये लेह लद्दाख में होता है। और कृत्रिम वर्षा में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, और केरल में होता है। केरल में भी कहाँ, मालाबार तट पे, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा सबसे पहले भारत में ही होता है,
जब यहाँ पे मौसम आता है। बात करते हैं तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। और उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु में वर्षा किस तट पे, तो यहाँ पे तमिलनाडु के कोरल तट पे, कोरोमंडल तट पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पे उत्तर पूर्व मानसून से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था, उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। कौन, सी राज, इनका क्या नाम था, सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का आपसे पूछे कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन था। कौन, माउंट बेटन था। तो देखिए सबसे पहले भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, ये समझ लीजिए भारत आज़ाद है, इसके पहले कुछ चीज़ें याद रखेंगी। जैसे आपसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले, और ये आज़ादी के बाद है। ठीक, यहाँ पे आज़ादी लिख देते हैं, ये आज़ादी के पहले पहले गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग का। कौन, विलियम बेंटिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विलियम बेंटिंग यहाँ पे लिखेंगे। अब बात करते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का आपसे पूछे कि यहाँ पे बना भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एंड प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और फिर प्रथम वायसराय कौन बना, कैनिंग बना। कौन, कैनिंग बना। फिर भारत आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद फिर भारत जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पे देखिए अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, तो ये यहाँ पे अंतिम गवर्नर जनरल ये कैनिंग बना। फिर जाके भारत जब आज़ाद हुआ तो प्रथम नहीं, तो भारत जब आज़ाद हुआ तो अंतिम वायसराय बना था। कौन, भारत जब आज़ाद हुआ था तो अंतिम वायसराय बना था माउंट बेटन। कौन बना था, माउंट बेटन। जब भारत आज़ाद हुआ था तो अंतिम वायसराय बना था। तो आज़ादी के पहले ही अंतिम वायसराय बना था माउंट बेटन। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन, माउंट बेटन। फिर भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बना सी राजगोपालाचारी। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, आपसे पूछेगा कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा। और फिर अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग बना। और प्रथम वायसराय कौन बना भारत का, तो भी कैनिंग बताएंगे। और फिर अंतिम वायसराय भारत का बना माउंट बेटन। इसके बाद भारत क्या होता है, आज़ाद होता है। इसके बाद भारत आज़ाद होता है। तो आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, फिर जाके वही माउंट बेटन बना। ठीक, आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन। और आज़ाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना, तो उसका जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। ये सारे प्रश्न, ये जो 4-5 प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे, हरि प्रसाद जो चौरसिया थे ये क्या बजाते थे, तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। और अमजद अली क्या बजाते थे, अमजद अली ये क्या बजाते थे, सरोद बजाते थे। क्या, सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। और बात करते हैं जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, तो ये तबला बजाते थे। क्या, तबला बजाते थे। और बात करते हैं एक पंडित जसराज हैं, पंडित जसराज जिनके बारे में पूछता है कि ये किस घराने से संबंधित है, तो पंडित जसराज का जो संबंध है ये मेवाती घराने से है। किस घराने से, मेवाती घराने से है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध सितार बजाते हैं। और बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। अमजद अली क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। और बात करते हैं जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं। और पंडित जसराज क्या बजाते हैं, ये मेवाती घराने से है पंडित जसराज। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार आप लोग बचपन में पढ़े थे, ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने, ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। आपसे पूछे कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था, तो एटीएम का आविष्कार किसने किया था, शेफर्ड ब्राउन ने किया था। कौन, शेफर्ड बैरन ने किया था एटीएम का आविष्कार। ठीक, एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन है।
ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मोबाइल का आविष्कार किसने किया था आपसे पूछे, तो मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया। किसने? मार्टिन कूपर ने किया मोबाइल का आविष्कार। आपसे पूछे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, टेलीविजन का आविष्कारक बताइए, तो लोगी बेयर्ड ने किया टेलीविजन का आविष्कार। किसने? लोगी बेयर्ड ने किया टेलीविजन का आविष्कार। आपसे पूछे कि रेडियो के आविष्कार किसने किया, तो मार्कोनी ने किया रेडियो का आविष्कार। आपसे पूछे कि रंग का खोज किसने किया, रंग का खोज किसने किया, तो शालीमार ने किया रंग का खोज। किसने? शालीमार ने किया रंग का खोज। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ग्राहम बेल ने किया टेलीफोन का आविष्कार। किसने? ग्राहम बेल ने किया टेलीफोन का आविष्कार। और वहीं आपसे पूछे कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया, तो मार्टिन कूपर ने किया मोबाइल का आविष्कार। और एटीएम का आविष्कार किसने किया, शेफर्ड बैरन ने किया एटीएम का आविष्कार। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, लोगी बेयर्ड ने किया टेलीविजन का आविष्कार। और रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। और रंग का खोज किसने किया था, शालीमार ने रंग का खोज किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, तानसेन किसके दरबारी कवि थे, तो तानसेन जो है अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में रहते थे। और तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इसका वास्तविक नाम क्या था, रामतनु पांडे था कि यहाँ पे इनका वास्तविक नाम। और आपसे पूछे कि यहाँ पे आईने अकबरी के लेखक कौन है, आपसे पूछे कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी के जो लेखक है उनका क्या नाम था, अबुल फजल नाम था। कौन? अबुल फजल थे आईने अकबरी के लेखक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें क्योंकि अकबर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछे कि दीन ए इलाही एक धर्म था, दीन ए इलाही धर्म, और इसकी स्थापना अकबर ने किया। कब किया, तो इसकी स्थापना 1582 में किया था अकबर ने। 1582 में इसकी स्थापना अकबर ने किया। ठीक, अकबर ने इसकी स्थापना किया। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और आपसे पूछे कि आगरा का किला किसने बनवाया, आगरा का किला किसने बनवाया, तो आगरा का किला 1566 में ये अकबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। और वहीं पे आपसे पूछे दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, तो दिल्ली का जो लाल किला है ये किसने बनवाया था, ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने बनवाया था। ये सारे प्रश्न एग्जाम में टपकते हैं, इस वजह से हम लोग ये सारे प्रश्न आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, आपसे पूछे कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की आपसे पूछे कि स्थापना किसने किया था, तो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है वो अकबर ने किया। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने कब किया, 1571 में किया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज है। दास प्रथा का अंत, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं 1562 में। ये सारे प्रश्न हम लोग किससे लेते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह से लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नहीं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम के सारे प्रश्न हैं। और अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, ये आप लोग बताएंगे। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पे, सिकंदरा में स्थित है। और सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। और सिकंदरा कहाँ पे, आगरा में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अकबर का संरक्षक रहा, अकबर का संरक्षक कौन रहा, तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान था अकबर का संरक्षक। कितने साल तक, तो 4 साल तक अकबर का संरक्षक कौन रहा। ये ऐसे करके एग्जाम में पूछता है कि 4 साल तक अकबर का संरक्षक कौन रहा, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, बैरम खान हो जाएगा। देख लेते हैं अकबर किसके दरबारी कवि थे, तो तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। कई बार तो केवल ये पूछ लेता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पे तानसेन से, तानसेन कौन थे, ये संगीतज्ञ थे। एक तो यहाँ पे लिखा ही है। बात करते हैं दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया, तो अकबर में 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया। आगरा का किला किसने बनवाया था, तो आगरा का किला 1566 में अकबर ने बनाया था। जबकि दिल्ली का किला जो है ये शाहजहां ने इसका निर्माण किया था। जो हमारा लाल किला है दिल्ली का, शाहजहां ने बनवाया था। दास प्रथा का अंत 1562 में किया था अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया, अकबर ने 1571 में किया। और अकबर के 4 साल तक संरक्षक रहे बैरम खान। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में, आगरा में बना गया है। और इस आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल है आईने अकबरी के लेखक। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अब क्रिकेट से भारत विश्व कप कितनी बार जीता है, भारत विश्व कप कितनी बार जीता है, तो भारत में कुल विश्व कप ये 2 बार जीता है। कितनी बार, 2 बार
ये विश्व कप भारत जीता। किसने जीता? भारत जीता। तो विश्व कप कब जीता? जो पहला विश्व कप है भारत कब जीता था? जो पहला विश्व कप भारत 1982 में जीता। ठीक, पहला विश्व कप भारत 1983 में जीता। और इसमें भारत की टीम के कप्तान कौन थे? इसमें भारतीय टीम के कप्तान थे कपिल देव। कौन थे? कपिल देव इसमें कप्तानी किए थे। ठीक, और जो सेकंड नंबर का जो विश्व कप है, सेकंड नंबर का वर्ल्ड कप भारत कब जीता था? तो सेकंड नंबर का 2011 में विश्व कप जीता। और इसकी कप्तान कौन थे? इसके कप्तान कौन थे? तो इसके कप्तान का नाम क्या था? महेंद्र सिंह धोनी। इनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। दूसरे वाले के MS धोनी थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दूसरे वाले के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। ये विश्व कप की बात है तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। 2000 ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और बात करते हैं विश्व कप भारत कितनी बार जीता? कुल 2 बार जीता। और किसने जीता? भारत। पहला विश्व कप जीता था 1983 में। इसमें कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। पहले विश्व कप 1983 में कप्तान कपिल देव थे। सेकंड वाला विश्व कप जो भारत 2011 में जीता था, इसमें कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक, तो ये भारत 2 बार विश्व कप जीत चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साबरमती की आश्रम की स्थापना 1916-17 में हुई। साबरमती की आश्रम की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किसने किया? तो गांधी जी ने किया साबरमती आश्रम की स्थापना। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि गांधी जी का यहाँ पे जीवनी हम लोग देखेंगे। तो गांधी जी का आपसे पूछे कि यहाँ पे जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पे? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है। और बात करते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले था गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम। और बात करते हैं इनकी हत्या कब हुई थी? गांधी जी की हत्या जो है वो 30 जनवरी को 1948 में हुई थी। और किसने किया था गांधी जी की हत्या? तो नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की। और कब किए थे? 30 जनवरी 1948 को। और कहाँ पे? बिड़ला हाउस में। कहाँ पे? बिड़ला हाउस में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक, गांधी जी का गोली मार के यहाँ पे बिड़ला भवन में इनकी हत्या किए थे नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 को। ठीक, और बात करते हैं आपसे पूछे कि रॉलेट जो एक्ट था, रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून किसने कहा? इसे काला कानून किसने कहा? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून गांधी जी ने कहा। किसने? गांधी जी ने कहा। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रॉलेट एक्ट को काला कानून गांधी जी ने कहा। बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में। और यहाँ पे इसके अध्यक्षता कौन किए थे? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो गांधी जी ने किया था इसकी अध्यक्षता। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना 1916-17 में अहमदाबाद में हुआ था। इसकी स्थापना गांधी जी ने करवाया था। अब बात करते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और बात करते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था। और रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कह के बताया? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून गांधी जी ने कहा। ठीक, बात करते हैं इसकी हत्या किसने की? 30 जनवरी 1948 को यहाँ पे नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार के बिड़ला हाउस में इनकी हत्या कर दिए थे। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन किए? गांधी जी ने किया। ठीक, बात करते हैं एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर है। और बात करते हैं एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। दिनेश प्रसाद सकलानी है एनसीईआरटी के अध्यक्ष। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इसका पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीईआरटी का जो पूर्ण रूप है, इसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसका पूर्ण रूप है।
राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये इसका पूर्ण रूप है। और अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। ठीक, ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी इसके अध्यक्ष हैं। पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये एनसीईआरटी का पूर्ण रूप है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था आपसे पूछे तो चौरी चौरा नामक स्थान पे चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पे? यूपी में स्थित है। ठीक, और बात करते हैं गोरखपुर के साइड में, गोरखपुर जिले में, गोरखपुर जिले यूपी में स्थित है। और बात करते हैं इसमें क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड क्या था? उसमें 21 सिपाही प्लस एक क्या था? थानेदार। 21 सिपाही एक थानेदार को क्या कर दिया गया था? 21 सिपाही प्लस एक थानेदार को यहाँ पे जिंदा जला दिया गया था। क्या? जिंदा जला दिया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसमें? पुलिस चौकी में ही जिंदा जला दिया गया था। अब बात करते हैं इसके तहत गांधी जी ने कौन सी आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो इसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से की थी? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत ये कब से गांधी जी ने इसको शुरू किया था? तो ये 1 अगस्त 1920 को ये शुरू किए थे। 1 अगस्त 1920 को शुरू किए थे, लेकिन समाप्त कब कर दिया गया? इसे समाप्त कब कर दिया गया? चौरी चौरा कांड के बाद 1922 को इसे समाप्त कर दिया गया। क्या था? असहयोग आंदोलन को। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? फरवरी 1922 की घटना है चौरी चौरा कांड। ये उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गोरखपुर जिले में ये हुआ था। चौरी चौरा गोरखपुर जिले में, चौरी चौरा नामक स्थान पे, चौरी चौरा नामक स्थान पे गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? 21 सिपाही प्लस एक थानेदार को जिंदा जला दिया गया था। स्थगित कब हुआ था? तो इसके तहत गांधी जी का एक आंदोलन उस समय चल रहा था, जिसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। और ये गांधी जी ने शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को। और इसके चलते, ये चौरी चौरा कांड के चलते इसे 1922 में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था इस आंदोलन को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज दल की स्थापना जो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास ने इस पार्टी की स्थापना की थी। और आपसे पूछे कब स्थापना किया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे पूछे कि इसकी स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। और आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब की? स्वराज पार्टी ने जो है अपना संविधान सभा की मांग कब की थी? तो संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। ठीक, 1934 में किया था। ये डेट आप लोग चेक करेंगे सही है कि नहीं। आपसे पूछे कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था? नेहरू रिपोर्ट कब आया? तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये 1928 में आया था। 1928 में आया। किसने पेश किया? तो ये मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया। ठीक, 1928 में। तो ये सारे प्रश्न आप लोग देख लेते हैं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। ये 1 जनवरी 1923 में इसकी स्थापना हुई स्वराज पार्टी की। और कहाँ पे की गई? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास दोनों मिलकर किए थे। स्वराज पार्टी संविधान सभा की मांग कब की थी? तो 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। नेहरू रिपोर्ट कब आया? यहाँ पे सही से लिख देते हैं, 1934 में। नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में। पेश किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? सरोजिनी नायडू। सबसे पहले कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। ये कहाँ की? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ के? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपसे पूछे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, इनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये कब बनी थी? 1917 वाली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये एनी बेसेंट आपसे पूछे कि कहाँ की निवासी थी?
तो एनी बेसेंट कहाँ की निवासी थी? आयरलैंड की निवासी थी। कहाँ की? आयरलैंड की निवासी थी। आयरलैंड में हमारे संविधान में क्या लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया है। ठीक, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आपसे पूछे कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये आप लोग बताएंगे। कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछे किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की है। किसने? एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। और कब की? 1885 में इसकी स्थापना की। और इस समय भारत में वायसराय कौन थे? तो इस समय भारत में जो वायसराय थे जो कांग्रेस की स्थापना के समय, डफरिन था। कौन? डफरिन भारत का वायसराय था इस समय। ठीक, तो ये सारी चीजें या आप लोग थोड़ी चीजें ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 के ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी थी एनी बेसेंट। 1917 में ये अधिवेशन की अध्यक्षता की। और ये निवासी कहाँ की थी? आयरलैंड की। आयरलैंड में हमारे संविधान में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तो लिया गया है भाग 4। बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो कांग्रेस की जो स्थापना एओ ह्यूम ने 1885 में किया। कब किए थे? 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। इसमें भारत में वायसराय कौन था? इसमें भारत में वायसराय डफरिन था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मोपला आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था। और कहाँ पे? मालाबार में हुआ था। मालाबार में। और मालाबार कहाँ पे? केरल में ये मोपला आंदोलन हुआ था। और एक ऐसा आंदोलन था, तो मोपला आंदोलन एक जनजाति विरोध था। क्या? ये जनजाति एक विद्रोह था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक जनजाति विरोध था। और किसके विरोध में किए थे? ये जमींदारों के विरोध में, जमींदारों के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। ठीक, जमींदारों के विरोध में ये जनजाति आंदोलन था। ये शुरू हुआ था केरल के मालाबार में। और इस यहाँ पे मोपला आंदोलन के आपसे पूछे कि नेता कौन थे? तो मोपला आंदोलन यानी कि एक कोई नेतृत्व करने वाला था। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इनका नाम था अली मुस्लियार, इनका नाम था। ठीक, तो और बात करते हैं, आपसे पूछे कि कूका विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कूका नामक विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो कूका विद्रोह जो है वो पंजाब में हुआ था। कहाँ पे? कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? राम सिंह इसके हेड थे। कौन? राम सिंह इसके हेड थे। और बात करते थे संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ? संथाल नामक विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये झारखंड में हुआ। कहाँ पे? झारखंड में संथाल विद्रोह हुआ था। और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे सिद्ध एवं कान्हू इनके नेता थे। ठीक, इनके नेता कौन थे? सिद्ध एवं कान्हू। और वहीं मुंडा विद्रोह आप लोग ध्यान रखेंगे। मुंडा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये झारखंड में हुआ था। कहाँ पे? झारखंड में मुंडा विद्रोह हुआ था। और इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का नाम आप लोग याद सुने ही होंगे। बिरसा मुंडा इसके नेता थे। बात करते हैं मोपला आंदोलन कहाँ पे हुआ था? 1921 में मालाबार में, केरल में मोपला आंदोलन हुआ। सॉरी। और ये कैसा आंदोलन था? एक जनजाति विद्रोह था। और ये जमींदारों के विरोध में ये हुआ था। इसके नेता कौन थे? अली मुस्लियार थे इसके नेता। और कूका विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे राम सिंह इनका नाम था। और संताल विद्रोह जो हुआ झारखंड में। और इनके जो नेतृत्वकर्ता थे सिद्ध एंड कान्हू इनका नाम था। दो लोग थे, सिद्ध और कान्हू इनका हेड मतलब नेतृत्व किए थे। मुंडा विद्रोह कहाँ पे होता है? झारखंड में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बिरसा मुंडा थे। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी के किनारे। अभी हम कल के एग्जाम में कल के प्रश्न में आप लोग को बताए थे कटक कहाँ पे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है महानदी की? तो 885 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का जो उद्गम है ये सिहावा पहाड़ी के पास से होता है। सिहावा पहाड़ी के पास से होता है। और ये भी आपसे पूछे कहाँ पे? तो रायपुर के में ये सिहावा पहाड़ी के पास से इसका उद्गम होता है। और आपसे पूछे कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक, और हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीराकुंड नामक बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो ये महानदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? महानदी पे बना हुआ है। और हीराकुंड बांध कहाँ पे बना हुआ है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक, हीराकुंड बांध कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है।
तो ये प्रश्न आप लोग याद रखें। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी महानदी की लंबाई 885 किलोमीटर, और महानदी का जो उद्गम है वो सियामा पहाड़ी से होता है, और उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? इसी महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। और रायपुर की बात करें, सियामा पहाड़ी में रायपुर के पास से इसका उद्गम होता है। हीराकुंड बांध की बात करें तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, लगभग 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महानदी की बात करें तो ये हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है उड़ीसा में। बात करते हैं लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में, और इसके बीच में हुआ था लखनऊ समझौता तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। और इसी में ही क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल में, गरम दल एंड नरम दल में क्या हुआ था, नरम दल में क्या हुआ था, विलय हुआ था। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। और इस लखनऊ अधिवेशन जो था 1916 में हुआ था। लखनऊ जो अधिवेशन था ये कब हुआ था? 1916 में। और इसकी जो अध्यक्षता थे ये कौन किए थे? ये तो आप लोग बताए ही नहीं। तो इसके अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन? अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। बीच किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। और गरम दल और नरम दल के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। इसमें विलय भी हो गया था गरम दल और नरम दल में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार इसमें अध्यक्ष थे। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। याद रखने का मतलब इसे आप लोग रिवीजन करेंगे, और इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और नोट करके इसे रिवीजन करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। और कब हुआ था इनका जन्म? 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध के आपसे पूछे कि बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध के? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का क्या नाम था गौतम बुद्ध के? सिद्धार्थ नाम था। इनकी ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में, बोध गया बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बात करते हैं इनकी गृह त्याग कब हुआ था? गौतम बुद्ध का गृह त्याग कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग है 29 वर्ष की अवस्था में ये किए थे गृह त्याग। और इस गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ पे दिया था ये पूछा जाता है। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और इस उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा गया? इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन इस घटना को कहा गया। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक अपना उपदेश कहाँ पे दिए? तो सर्वाधिक उपदेश देने की जो काम है वो श्रावस्ती में किए। कहाँ पे? श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। श्रावस्ती कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और बात करते हैं यहाँ पे सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। और किस भाषा में गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? तो ये पाली भाषा में अपना उपदेश देते थे। और बात करते हैं इसी बीच गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर कहाँ पे है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और ये 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे? कुशीनगर में हुई थी। तो देख लेते हैं मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक, ये भी यहाँ पे लिख देते हैं। मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है मृत्यु की घटना को। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में 563 BC में हुआ था। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में, यहाँ पे बिहार से यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गृह त्याग कितनी वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। और इस पहले उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन अब पूछे गए गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए?
तो ये प्रश्न चेंज हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए उत्तर प्रदेश में भाषा कौन सी थी उपदेश देने की, तो ये भी पाली। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुई थी। और इस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, 483 BC में हुआ था। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, तो ये 12 मार्च से लेके 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। कब, 6 अप्रैल 1930 तक चला दांडी मार्च। और ये कहाँ से हुआ था, ये साबरमती से दांडी तक ये दांडी यात्रा चला। दांडी तक ये दांडी यात्रा चला था। और इसमें कितने दूर की यात्रा थी, इसमें दूरी कितनी थी, तो इसमें दूरी 241 मील की थी। दूरी 241 मील की थी। इसमें कितने दिन लगे थे, तो इसमें कुल 24 दिन लगे थे। कितने, 24 दिन लगे थे। और इसमें तय करने में इसमें कितने अनुयायी गांधी जी के साथ थे, कितने अनुयायी गांधी जी के साथ थे, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 79 इसमें गांधी जी के साथ अनुयायी थे। और ये क्यों चलाया गया था दांडी यात्रा, ये गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए चलाया था। किस कानून को, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाया। ठीक। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ये भी आप लोग बताएंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन जो समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ। कब, 5 मार्च 1931 को। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग इसे नोट करके पढ़ेंगे तो ये आप लोग को याद हो जाएगा। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा चला। और ये कहाँ से कहाँ तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक की ये दूरी थी। और कितने, 241 मील की दूरी थे। और कितने दिन का समय लगा, 24 दिन के लगा। और कितने अनुयायी थे गांधी जी के साथ, 79 अनुयायी थे, एक कम 80। और क्यों, क्योंकि गांधी जी को नमक का कानून तोड़ना था, इसी वजह से गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाया। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो यहाँ तक आप आ ही गए हैं वीडियो देखते हुए, तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करिए। और कमेंट करके आप प्लीज़ बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है कि गोवा को आज़ादी कब मिला। तो गोवा को जो आज़ादी है उस 19 दिसंबर 1961 को मिला। और इस दिन गोवा क्या मनाते हैं, इस दिन 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर के दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना, गोवा पूर्ण राज्य कब बना, तो गोवा जो है पूर्ण राज्य ये बना था 30 मई, गोवा पूर्ण राज्य 30 मई 1987 को बना, 30 मई 1987 को बना। और इस दिन क्या मनाया जाता है, गोवा स्थापना दिवस। इस दिन क्या मनाया जाता है, गोवा स्थापना दिवस। दोनों में अंतर है, तो ये इस वजह से आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक। अब बात करते हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं गोवा में सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले गोवा में कौन आए, तो सबसे पहले गोवा में आने वाले पुर्तगाली हैं। पुर्तगाली सबसे पहले गोवा में आए। और सबसे लास्ट में गोवा से कौन गए, तो सबसे लास्ट में गोवा से कौन गए, तो सबसे लास्ट में पुर्तगाली गोवा से गए। ठीक। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, सबसे लास्ट में पुर्तगाली गोवा से गए। अब गोवा की बात करेंगे तो गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी पणजी है। और आपसे पूछे कि पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आप लोग बताएंगे कि पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी आप लोग बताते हैं, मांडवी जुआरी नदी कहाँ पे, गोवा में बहती है, इसके किनारे बसा हुआ है। तो ये आपके गोवा, यहाँ पे पणजी बसा हुआ है। ठीक। और आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है उसका नाम है गोवा। और आपसे पूछे कि सबसे छोटा तटरेखा किसका है, सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो उसका नाम भी क्या है, गोवा है। गोवा का भी सबसे छोटा तटरेखा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं गोवा को आज़ादी कब मिला, तो 19 दिसंबर 1961 को मिला गोवा को आज़ादी। और इसी दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। 19 दिसंबर के दिन कब मनाते हैं, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। बात करते हैं गोवा पूर्ण राज्य कब बना, तो
30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना और इसी दिन गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। कब? 30 मई को गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोवा में सबसे पहले आने वाले हैं पुर्तगाली और सबसे लास्ट में गए हैं कौन? गोवा छोड़ के, पुर्तगाली। ठीक, और सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा? भारत का गोवा है। तो ये दोनों बातें भी आप लोग याद रखेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा के संबोधित किया? राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। अब महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर है महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले। और बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस को ये नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहने वाले कौन है? एडोल्फ हिटलर है। कौन? एडोल्फ हिटलर है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहने वाले कौन है? एडोल्फ हिटलर। और एडोल्फ हिटलर कहाँ के तानाशाह थे? ये जर्मनी के तानाशाह थे। जर्मनी के तानाशाह थे। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं देश नायक किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक, और बात करते हैं राजा राम मोहन राय को ये राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने? अकबर सेकंड ने दिया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में आपसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इन्हें नेताजी किसने कह के पुकारा? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के पुकारा। ये जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर था। और देश नायक किसने कहा सुभाष चंद्र बोस को? तो टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक का। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल हैं। प्रतिभा पाटिल हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं आपके वर्तमान समय द्रौपदी मुर्मू वर्तमान समय में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अब द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो भारत की ये वर्तमान समय में भी राष्ट्रपति हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्तमान प्रेसिडेंट भी द्रौपदी मुर्मू ही है। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे उनका नाम कौन था? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। और जाकिर हुसैन भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर के भारत के राष्ट्रपति बने थे जाकिर हुसैन। और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे। कौन? KR नारायण थे। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू वर्तमान समय में भी ये भी राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? KR नारायण है भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। और भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन 1947 में हुआ। और बात करते हैं ये माउंट बेटन योजना के द्वारा। किस योजना के द्वारा? माउंट बेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ। और बात करते हैं, और इसके तहत भारत में एक रेखा खींची गई। और रेखा का क्या नाम है भारत और पाकिस्तान के बीच में? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है।
ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं किसने खींचा रेडक्लिफ रेखा, किसने खींचा, तो सर सीरियल रेडक्लिफ ने ये रेखा खींचा था। कौन, सीरियल रेडक्लिफ ने ये रेखा खींचा था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेलगाड़ी चलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेलगाड़ी चलती है, तो 2 रेलगाड़ी आप लोग याद रखेंगे। एक तो समझौता एक्सप्रेस चलता है, समझौता एंड एक थार एक्सप्रेस चलता है। कौन सा, थार एक्सप्रेस चलता है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक, और सियाचिन ग्लेशियर विवाद किन 2 देशों के बीच में है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर जो विवाद है ये किसके बीच में है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो विवाद है ये भारत एंड पाकिस्तान के बीच में, भारत एंड पाकिस्तान के बीच में है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत और सिंधु जल समझौता, ये तो बताइए सिंधु जल समझौता ये किन देशों के बीच में हुआ था, तो ये भी आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 में। ठीक, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन कब हुआ, 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत। और रेडक्लिफ रेखा किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, रेडक्लिफ रेखा। और रेडक्लिफ रेखा किसने खींचा, सर सीरियल रेडक्लिफ ने रेडक्लिफ रेखा को खींचा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेलगाड़ी चलती है, तो एक समझौता एक्सप्रेस है, एक थार एक्सप्रेस है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में चलती है, सॉरी भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद किन 2 देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच में, सिंधु जल समझौता भी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल है। ठीक, और बात करते हैं स्वास्तिक चिन्ह की देन किस सभ्यता की है, तो स्वास्तिक चिन्ह की जो देन है, स्वास्तिक चिन्ह की जो देन है वो भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, स्वास्तिक चिन्ह की देन है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और खोपड़ी में शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से मिला, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का, शल्य मतलब क्या समझते हैं आप लोग, जो चीर काट होता है उसे शल्य चिकित्सा या फिर कटा पीटा इसको ठीक करते हैं किस चिकित्सा के अंतर्गत, तो शल्य चिकित्सा के अंतर्गत इसे ठीक करते हैं। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था, ये कालीबंगा से मिला था, इसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला था। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, एक काले रंग की चूड़ियाँ होता है। और जूते खेत का साक्ष्य भी कहाँ से मिला था, ये भी कालीबंगा से मिला, जूते खेत का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला। और घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे, यानी कि घोड़े के अस्थिपंजर के अवशेष कहाँ से मिले थे, ये आपसे पूछे तो वो सुरकोतदा से मिला था। कहाँ से, सुरकोतदा से मिला था। घोड़े के जो आपके अवशेष हैं उसके जो अस्थिपंजर है वो मिले थे, घोड़े के अवशेष से। और युगल समाधान यानी कि जोड़े में शव को कहाँ दफनाया गया था, तो उसे युगल समाधान कहते हैं। ये कहाँ से मिला था, इसका साक्ष्य लोथल से मिला था, युगल समाधान का साक्ष्य। आपसे पूछे कि चावल का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला था, चावल का साक्ष्य या फिर ये आपको मिला था रंगपुर से तथा लोथल से ये चावल का साक्ष्य मिला था। और सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला, सूती कपड़े का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला, ये मोहनजोदड़ो से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से ये सूती कपड़े का साक्ष्य मिला। तो देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था, लोथल था। स्वास्तिक चिन्ह की देन किस सभ्यता की है, तो स्वास्तिक चिन्ह की देन भी सिंधु घाटी सभ्यता की है। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह का जो खोज हुआ था। ठीक, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से मिला, कालीबंगा से। जूते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये भी आपके कालीबंगा से। और घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, सुरकोतदा से मिले घोड़े के अवशेष। और युगल समाधान यानी कि जोड़े में शव को दफनाने का साक्ष्य लोथल से मिला। और चावल का साक्ष्य रंगपुर और लोथल दोनों जगह से मिले। सूती कपड़े मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, मानव शरीर की सबसे बड़ी यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि यकृत होती है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी का ग्रंथि थायराइड है। ठीक, थायराइड है। और थायराइड से कौन सी हार्मोन निकलती है, यहाँ से थायरोक्सिन नामक यहाँ से
हार्मोन का स्रावित होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है वो मिश्रित ग्रंथि बताइए। मिश्रित यानी कि मिक्स ग्लैंड्स मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है वो उसका नाम क्या है, अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का नाम अग्नाशय है। और मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो इसे किस ग्रंथि को कहते हैं, मास्टर ग्रंथि को कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित होता है मास्टर ग्रंथि, ये मनुष्य के मस्तिष्क में एकत्रित होता है, मस्तिष्क में एकत्रित होता है और शरीर रहता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे अग्नाशय। यहाँ पे अग्नाशय से कौन से हार्मोन का स्रावित होता है, यहाँ पे इंसुलिन का स्राव होता है। क्या होता है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, ये अग्नाशय से होता है। ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि पूछे तो भी उसका जवाब हो जाएगा यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है मानव शरीर की थायराइड। और थायराइड से एक हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो वो है अग्नाशय। और अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय से। मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये स्थित है मस्तिष्क में। और यहाँ से कौन सी वृद्धि हार्मोन निकलते हैं, कौन से वृद्धि हार्मोन निकलते हैं, किससे, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगले प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, पेरिस में स्थित है। और पेरिस कहाँ की, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस फ्रांस में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो ये इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। और कहाँ पे स्थापना हुई थी, तो लंदन में, ये याद रखेंगे, लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में कलिंग पुरस्कार कौन देता है, सॉरी कलिंग पुरस्कार देने का काम कौन करता है, तो कलिंग पुरस्कार देने की जो काम है यूनेस्को करती है। कौन, यूनेस्को क्या करता है, कलिंग पुरस्कार देता है। और कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और यूएनओ की एजेंसी के रूप में यूनेस्को काम करती है। यूएनओ के एजेंसी के रूप में यहाँ पे यूनेस्को काम करती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यूएनओ के एजेंसी के रूप में कार्य कौन करता है, यूनेस्को करता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। 16 नवंबर 1945 में लंदन में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और कलिंग पुरस्कार कौन देता है, तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है और यूएनओ के एजेंसी के रूप में यूनेस्को कार्य करता है। ठीक, ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम कल्पना चावला है। और ये कहाँ से गई थी, ये इसे नासा वाले भेजे थे, कहाँ के, नासा स्पेस एजेंसी से ये गई थी। और बात करते हैं तो ये कब गई थी, 1997 में ये अंतरिक्ष में गई थी। कौन, ये आपके, इनका नाम कल्पना चावला है। और पहले भारतीय पुरुष कौन है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ा ही अभी, ये आप लोग ध्यान रखें। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने अंतरिक्ष में गए, उनका नाम क्या था, राकेश शर्मा। ये सभी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन गए, अंतरिक्ष पे सबसे पहले कौन गए, चंद्रमा पे सबसे पहले कौन गए, आसमान पे सबसे पहले कौन गए, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1984 में ये गए थे। और विश्व में बात करें, विश्व में कौन कौन लोग गए हैं, तो विश्व में आपसे पूछे कि प्रथम पुरुष कौन है जो अंतरिक्ष में गया। विश्व में प्रथम पुरुष अंतरिक्ष में गया, उनका नाम क्या है, यूरी गागरिन है। यूरी गागरिन है। और किस देश से गए थे, ये रूस से गए थे और 1961 में गए थे। और प्रथम महिला कौन है विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली, प्रथम महिला कौन है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम है वेलेंटाइना। वेलेंटाइना इनका नाम है और ये रूस की रहने वाली हैं। और ये भी कब गई थी, 1963 में अंतरिक्ष में गई हैं। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे और तो रिवीजन करेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला थी, नासा की तरफ से 1997 में गई। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, राकेश शर्मा है, 1984 में गए। विश्व में कौन कौन गए अंतरिक्ष में, प्रथम पुरुष विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन है, 1961 में रूस की तरफ से। और प्रथम महिला कौन है अंतरिक्ष में जाने वाली, इनका नाम क्या है, वेलेंटाइना इनका नाम है। कौन,
वैलेंटाइन इनका नाम है और रूस की रहने वाली है, 1963 में हुई। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो आईन अकबरी के लेखक कौन के? अबुल फजल ने आईन अकबरी की रचना की है। कौन? आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। अभी कुछ मिस हो गया। आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। और बात करते इन्होंने इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म कौन पे हुआ? नागौर में हुआ था। और नागौर कहाँ पे? राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या कौन किए थे? तो ये वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दिए थे। और बात करते हैं और कुछ इन्होंने और पुस्तक जैसे किताबुल हिंद की रचना आपसे पूछे किसने की? तो किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया। अलबरूनी ने किया किताबुल हिंद की रचना। आपसे पूछे कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो इसकी रचना की अश्वघोष भाई साहब। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। आपसे पूछे कि मिताक्षरा की रचना किसने की? मिताक्षरा की रचना किसने किया? तो विज्ञानेश्वर ने किया। मिताक्षरा की रचना कौन? विज्ञानेश्वर ने किया। ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है आईन अकबरी के लेखक। जन्म कहाँ? नागौर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। उनकी हत्या किसने की? वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की है। और किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया। और मिताक्षरा की रचना कौन? विज्ञानेश्वर ने किया। ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से अक्षर होते हैं? एक 0 होता है और एक 1 होता है। और बाइनरी भाषा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है ये आप लोग बताएंगे। तो कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने में, कंप्यूटर अपने डेटा को स्टोर करने में इसका प्रयोग होता है। कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने में इसका प्रयोग होता है। और बात करते हैं कि परिकलन करने में भी इसका प्रयोग होता है। किसमें? परिकलन करने में भी इसका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं LAN का फुल फॉर्म, यानी कि लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आप लोग बताएंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क है लैन का फुल फॉर्म। कौन? लोकल एरिया नेटवर्क है लैन का फुल फॉर्म। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे बाइनरी अक्षर में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर 0 और 1 होते हैं। बाइनरी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कंप्यूटर के डेटा स्टोर में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर परिकलन करने में। जो कंप्यूटर संकेत वगैरह भेजता है तो आपके बाइनरी अक्षर में भेजता है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, लैन का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ था। कब? 1764 में हुआ था। और किसके यहाँ पे भाग कौन कौन लिया था बक्सर के युद्ध में? तो इसमें भाग 3 लोग लिए थे। कौन? एक था मीर कासिम भाग लिया था। और एक तरफ था आपका सुजाउद्दौला। एक तरफ था मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड कौन था? शाह आलम द्वितीय था। मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। तो ये तीनों एक तरफ थे। और ये युद्ध किसके बीच में हो रहा था? तो ये हो रहा था अंग्रेज से। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था। कौन? हेक्टर मुनरो था यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से। ये इनके बीच में हुआ था कौन? बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो ये इलाहाबाद के संधि के द्वारा बक्सर का युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो ये देख लेते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, उड़ीसा, बिहार पे क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। भाग कौन कौन से लिए? तो मीर कासिम लिया था, सुजाउद्दौला लिया था और शाह आलम द्वितीय इसमें भाग लिए थे। और ये अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो इनका नेतृत्व कर रहा था। ठीक। और यहाँ पे समाप्त कब हुआ? इलाहाबाद के संधि के द्वारा ये समाप्त होता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा? साइट्रिक नामक अम्ल होता है खट्टे फलों में। ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में आपसे पूछे कौन सा अम्ल होता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा?
लैक्टिक अम्ल होता है दही में। आपसे पूछे कि कौन सा अम्ल होता है दही में, लैक्टिक अम्ल होता है। और अम्ल का काम क्या होता है, अम्ल क्या करता है, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ये लाल कर देता है, ये लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है, क्षार क्या काम कर देता है, तो ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ये लाल लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो ये क्षार का काम है, ठीक। और अम्ल का पीएच कितना होता है, ये 7 से कम होता है। ये अम्ल का पीएच क्या होता है, ये 7 से कम होता है। और आपसे पूछे क्षार का पीएच कितना होता है, ये होता है 7 से अधिक। अम्ल का पीएच कितना होता है, क्षार का पीएच कितना, 7 से अधिक होता है। और बात करते हैं सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि सिरका में अम्ल कौन सा होता है, तो ये एसिटिक नामक अम्ल होता है। एसिटिक नामक अम्ल होता है सिरका में। और लाल चींटी के काटने में कौन सा अम्ल होता है, लाल चींटियों में कौन से अम्ल का होता है इनमें, तो ये फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा, फार्मिक अम्ल होता है लाल चींटियों में। और यूरिया में कौन सा, यूरिक अम्ल किस में होता है, यूरिक अम्ल किस में होता है, या फिर मूत्र में आपसे पूछो कौन सा अम्ल होता है, तो ये आपके होता है मूत्र में, ठीक। यूरिक अम्ल मूत्र में होता है। और आपसे पूछे कि मूत्र में कौन सा विटामिन होता है, तो मूत्र में विटामिन सी होता है, ठीक। विटामिन सी मूत्र में होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, दही खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फलों में। और दही में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है दही में। और बात करते हैं सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देता है। और क्षार क्या होता है, तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जल का पीएच मान उदासीन होता है। लाल चींटियों के काटने पे फार्मिक अम्ल यहाँ पे होता है। और यूरिक अम्ल जो है मूत्र में पाया जाता है। और मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। और इसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और कहाँ पे हुई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई, कोलकाता में, ठीक। कोलकाता में इसकी स्थापना हुई। और बात करते हैं यहाँ पे इसके तहत ही क्या किया गया, इसके तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया, वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया, ये इसको बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के इसी के तहत क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पे संसदीय नियंत्रण किया गया, ठीक। तो ये सारी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। कैसा नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो ये तीनों काम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में आया। इसके द्वारा कुछ कार्य किए गए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। और बात करते हैं वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और ईस्ट इंडिया कंपनी के संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, अरावली है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। और अरावली कैसा पर्वत है, ये एक अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। और इसका नाम क्या है, 570 में इसकी जो आयु है 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है अरावली की आयु, ठीक। और ये अरावली पर्वत ये सबसे पुरानी है। इसकी आयु कितनी मानी जाती है, 570 मिलियन ईयर इसकी आयु मानी जाती है। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। और अरावली की आपसे बात करें, इसकी ऊंची चोटी क्या है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर इसका नाम है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। और कुछ नदियां अरावली से निकलती हैं, अरावली साइड से ही कुछ नदियां निकलती हैं। जैसे आपसे पूछे कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है, और बनास नदी कहाँ से निकलती है, बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो ये दोनों नदियाँ आपसे कहाँ से, अरावली साइड से ही निकलती हैं। और बात करते हैं माउंट आबू कहाँ स्थित है, माउंट
आबू, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अरावली पे ही स्थित है। अरावली पर स्थित है। और यहाँ पे एक जैन मंदिर स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू पे ही राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये सारे प्रश्न ध्यान रखेंगे। और पिपली घाट दर्रा आपसे पूछे कहाँ पे है? पिपली घाट दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये भी अरावली में ही स्थित है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली में है और ये अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। इसकी आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष है। अरावली से कुछ नदियाँ निकलती है, जैसे लूनी नदी आपसे पूछे कहाँ से निकलती है, बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अरावली से निकलती है। माउंट आबू पे कौन सी अरावली पर्वत स्थित है? माउंट आबू पे। जैन मंदिर कहाँ पे? राजस्थान में माउंट आबू पे स्थित है। पिपली घाट दर्रा ये अरावली में है। कहाँ पे? अरावली में स्थित है पिपली घाट दर्रा। बात करते हैं, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेजा। तो रंगून ये बर्मा की राजधानी हुआ करती थी वर्तमान समय में, रंगून। और बात करते हैं, ये वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार है। उस समय क्या नाम हुआ करता था? वर्मा। उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? रंगून हुआ करती थी। ठीक। और ये कब इन्हें आज़ाद यहाँ पे कब कैद कर किया? तो 1857 के जो क्रांति है इसके बाद इन्हें कैद किया गया। और इनको जो आपका जोरा बिस्तर था सब बांध करके इन्हें कहाँ भेजा गया? कि आपके रंगून भेज दिया गया। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता थे कौन? इनके पिता का भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि अकबर शाह द्वितीय इनके पिता का नाम था। क्या? अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह सेकंड इनके पिता का नाम था। ठीक। और भारत का अंतिम मुगल बादशाह कहीं पूछ ले, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत के जो अंतिम मुगल बादशाह थे वही थे आपके बहादुर शाह जफर। कौन थे? भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? रंगून भेजा। और रंगून कहाँ पे? बर्मा में। वर्तमान नाम म्यांमार हो गया। 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इन्हें कैद किया और जोरा बिस्तर सब साथ लेके इन्हें रंगून भेज दिया गया। इनके पिता का क्या नाम था? बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर सेकंड था, अकबर शाह सेकंड था। और अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ये बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड इनका नाम था। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक। हम बात करते हैं, सर्वाधिक तट रेखा वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो सर्वाधिक तट रेखा वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ऐसे पूछे तट रेखा में सबसे ज़्यादा तट रेखा गुजरात में, सबसे कम तट रेखा किस राज्य का है? तो गोवा का है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गोवा का भी सबसे कम तट रेखा है। उसके बाद पूछे कि आपसे पूछे कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। अपने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। ठीक। तो और बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा है। सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात के पास है सबसे अधिक तट रेखा। और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य भारत का गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम राज्य जो जनसंख्या है वो सिक्किम में निवास करती है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए 9 जनवरी 1915 को। कब आए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए। और इसी दिन भारत में क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है इसी दिन? इसी दिन क्या मनाते हैं? प्रवासी 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है भारत में। और बात करते हैं, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया वो दक्षिण अफ्रीका में ही किया। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में ही किया।
और कब किया गांधी जी ने? यहाँ पे 1906 में सत्याग्रह किया था। और अब अगर आपसे पूछे कि गांधी जी का भारत में सत्याग्रह कब हुआ, भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी का कब हुआ था? तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था, ये 1917 में हुआ था। और कहाँ पे? चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। और बिहार में किसके ये विरोध में था? ये नील की खेती के विरोध में, नील की खेती के विरोध में ये था। और नील की खेती, इसमें 3 कठिया प्रथा यहाँ पे चलता था। 3 कठिया प्रथा चलता था। 3 कठिया प्रथा क्या था कि आपके 20 कट्ठा में से क्या करना पड़ता था? 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे पे आप लोग क्या करेंगे? नील की खेती करेंगे। इसमें क्या करेंगे? नील की खेती करेंगे। तो ये था आपके 3 कठिया प्रथा। ठीक। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया। और कब किया? तो ये 1916 में या फिर 17 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया। और कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। तो ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कब? 1906 में। गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह कब किए? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के नाम से इन्हें जाना जाता है, बिहार में हुआ था। नील की खेती के विरोध में हुआ था। यहाँ पे 3 कठिया प्रथा चलाया जा रहा था। 3 कठिया प्रथा क्या था कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसके विरोध में गांधी जी ने यहाँ पे क्या किए? भारत में यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किए। और साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी 1916-17 में अहमदाबाद गुजरात में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक। अब बात करते हैं गांधी जी का आगरा का किला किसने बनवाया? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया। किसने? अकबर ने बनवाया आगरा का किला। और इबादत खाना किसने बनाया था? इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया? तो इसे भी किसने करवाया? अकबर ने बनाया। और ये क्या था? एक पूजा भवन था। ये इबादत खाना क्या था? एक पूजा भवन था। यहाँ पे पूजा किया जाता था, यानी कि इबादत किया जाता था। और आपसे पूछे कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? तो ये अकबर ने बनाया था। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। ये गुजरात विजय के दौरान में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है बुलंद दरवाज़ा? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पे? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। इसकी स्थापना कौन करवाए थे? अकबर ने करवाए थे। और बात करें ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है ये करवाया था शेरशाह सूरी। इसका निर्माण कौन करवाए थे? शेरशाह सूरी ने कराए थे। और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला है इसको किसने बनवाया था? इसे शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। और सांची का स्तूप आपसे पूछे किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनाया? तो सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। स्थित कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। आगरे का लाल किला किसने बनाया? अकबर ने। स्थित कहाँ है? अकबर आगरा में। इबादत खाना अकबर ने बनवाया, पूजा स्थल का भवन है ये। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के दौरान में अकबर ने बनवाया। और लाल किला कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में लाल किला ये अकबर ने बनाया। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनाया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे किसने बनाया? अशोक ने बनवाया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, भारत की पहली फिल्म कौन थी? तो भारत की पहली फिल्म थी भारत की पहली बोलती फिल्म क्या थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा था। भारत की पहली बोलती फिल्म कब बनाया गया था? 1931 में बनाया गया था। और भारत की पहली फिल्म कौन थी? भारत की पहली फिल्म, यहाँ पे पहली बोलती फिल्म, लेकिन आपसे पूछे कि भारत की पहली फिल्म कौन थी? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र। राजा
हरिश्चंद्र थी भारत की पहली फिल्म। और ये कैसी फिल्म थी? मूक फिल्म थी। मूक फिल्म का मतलब इसमें आवाज़ नहीं था। और इसे कब बनाया गया था? 1913 में इसे बनाया गया था। अब भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी? भारत की आपसे पूछे पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी? तो भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म का क्या नाम था? तो भारत की जो पहली अंग्रेजी फिल्म थी उसका नाम था नूरजहां। ठीक, नूरजहां था भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म। और बात करेंगे, आपसे पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध किससे है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एक फिल्म जगत से दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे साहब भी लिख लीजिए, साहब भी लिख लीजिए। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार भी आपके फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। और सत्यजीत रे का संबंध किससे है? सत्यजीत रे का संबंध किससे है? तो ये फिल्म निर्देशन से है। इसका संबंध किससे? फिल्म निर्देशन से इसका संबंध है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम आला महाराज है, 1931 में बनी। भारत की पहली फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र है, ये भारत की पहली मूक फिल्म है, 1913 में बनी। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म का क्या नाम है? नूरजहां है। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संबंध फिल्म से है। और ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? फिल्म से है। और सत्यजीत रे कौन थे? तो ये फिल्म के निर्देशक यानी कि फिल्म के डायरेक्टर थे। और किसके जन्मदिन पे खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। कब होती है मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन? 29 अगस्त को। इस दिन भारत में खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और आगा खा कप का संबंध किससे है? इससे है। आगा खा कप। या फिर आपसे पूछे कि बेटन कप का संबंध किससे है? तो ये भी आपके हॉकी से संबंधित कप है। इसके हॉकी से संबंधित कप है। वहीं आपसे पूछे कि हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो ये 1928 में शामिल किया गया। और एम्स्टर्डम ओलंपिक में इसे शामिल किया गया। और ये कहाँ पे हो रहा था? ओलंपिक, हॉलैंड में। सबसे पहले यहाँ पे ओलंपिक में भारत यहाँ पे हॉकी को शामिल किया गया। और बाकी सब चीज़ें हमने आपको बताया ही। हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। आपसे पूछे कि पाकिस्तान एंड भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय जो खेल है उसका क्या नाम है? तो हॉकी है भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो किसके जन्मदिन पे खेल दिवस मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे 29 अगस्त को होता है। इस दिन खेल दिवस मनाते हैं। आगा खा कप का संबंध, बेटन कप का संबंध हॉकी से है। ओलंपिक को हॉकी में कब शामिल किया गया? हॉकी को ओलंपिक में शामिल एम्स्टर्डम ओलंपिक को हॉलैंड में शामिल किया है। ओलंपिक में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का 4.2% क्षेत्रफल ये भारत में निवास करती है। ये भारत का, इसकी कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है 2.42%। ये भारत का क्षेत्रफल है। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का परसेंटेज है। और बात करते हैं कितने देश भारत से बड़े हैं? तो देखिए, रूस बड़ा है, रूस। उसके बाद कनाडा भारत से बड़ा है, रूस कनाडा। फिर चीन भारत से बड़ा है। फिर उसके बाद रूस कनाडा चीन यूएसए। फिर उसके बाद रूस कनाडा चीन यूएसए। फिर भारत से ब्राज़ील देश बड़ा है, ब्राज़ील। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया है। ब्राज़ील के बाद कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद आता है किसका नंबर? भारत का। तो इस तरह से भारत किस नंबर पे? 7वें नंबर पे है, सबसे बड़ा देश। ठीक। और बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछे कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और इसमें अपना पड़ता है भारत। और बात करते हैं विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। और बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल में पूछिए आपसे, क्षेत्रफल में तो इसमें बताएंगे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है
राजस्थान। अभी हमने आपको बताया ही क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, तो राजस्थान। आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी। और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी भारत का कौन सा है, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी भारत का कौन सा है, तो लक्षद्वीप है भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। और भारत में जो परसेंटेज है वो कितना, 2.42% है विश्व के क्षेत्रफल में। भारत का विश्व के परसेंटेज, विश्व का क्षेत्रफल अगर 100% मान लें तो उसमें भारत का परसेंटेज कितना है, 2.42% है। सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जाके 7वें नंबर पे है भारत। सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है, एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी क्षेत्रफल में लद्दाख है। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा, लक्षद्वीप है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व महासागर दिवस को मनाते हैं, विश्व महासागर दिवस आपसे पूछे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 8 जून को। विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं, 8 जून को। और विश्व आपसे पूछे कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं, तो ये 12 जून को मनाते हैं। और कुछ देखेंगे तो आप लोग बताएंगे विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। कब, 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो एकता दिवस है ये 16 जून को मनाते हैं, 16 जून को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है ये कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आप लोग ध्यान रखेंगे योग दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो आपके 21 जून को मनाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं, 8 जून को मनाते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं, 12 जून को मनाते हैं। और विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं, ये 14 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं, 16 जून को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,106 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। और आपसे पूछे कि द्वीपों समेत भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, द्वीपों समेत भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, द्वीपों समेत भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। अब बात करते हैं, केवल पूछे कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये है आपका 5422 किलोमीटर, 5422 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आपसे पूछे कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो ये 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। भारत की दक्षिण से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, भारत की दक्षिण से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो ये 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। तो सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,106 किलोमीटर है। भारत की द्वीपों समेत तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 7516 किलोमीटर। केवल तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो ये 5422 किलोमीटर हो जाएगा, केवल तटीय सीमा की लंबाई। और बात करते हैं उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। और दक्षिण से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। और सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची के स्तूप की खोज किसने किया था, सांची के स्तूप की खोज किसने किया था, तो जनरल टेलर ने किया था, जनरल टेलर ने किया था सांची के स्तूप की खोज। और कब, 1818 में। और सांची का स्तूप स्थित कहाँ पे है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि जो अशोक हैं इनके अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने
अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? 1837 में पढ़ा। और अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा? तो अशोक के अभिलेखों को 1750 में टी पैंथेलर ने खोजा। कौन? टी पैंथेलर ने इनके अभिलेखों को सबसे पहले खोजा। और आपसे कुछ चीज़ें और पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना अशोक ने किया। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया। और खजुराहो मंदिर किसने बनवाया? खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐसे किसने बनाया? चंदेल वंश के लोगों ने बनाया। चंदेल वंश के शासकों ने इसके निर्माण करवाया। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। सांची का स्तूप अशोक मध्य प्रदेश में स्थित है। खोजा किसने? जनरल टेलर ने सांची का स्तूप 1818 में खोजा। स्थित कहाँ पे? मध्य प्रदेश, भोपाल में। अभिलेखों का पता किसने लगाया? तो अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसअप ने 1837 में। और अभिलेखों को खोजा किसने सबसे पहले? 1750 में टी पैंथेलर ने खोजा। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। चंदेल वंश के शासकों ने बनाया। तिरंगे को कब अपनाया गया? तो तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे को अपनाया गया। और भारतीय तिरंगे को आपसे पूछे कि अभिकल्पना किसने किया? तिरंगे की अभिकल्पना किसने किया? तो पिंगली वेंकैया ने तिरंगे की अभिकल्पना किया। किसने? पिंगली वेंकैया ने किया। और आपसे पूछे भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:2 होता है। और पट्टी का रंग कौन कौन सा होता है? पट्टी का रंग कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होता है केसरिया। केसरिया ये किसकी प्रतीक होता है? तो ये साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। साहस एंड बलिदान का प्रतीक होता है कौन? केसरिया रंग। और सफ़ेद रंग होता है, उसके बाद सफ़ेद रंग होता है। और ये किसकी प्रतीक? ये शांति का प्रतीक होता है। शांति का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग शांति का और सच्चाई का प्रतीक होता है। किसकी? सच्चाई का प्रतीक होता है। शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है। और जो नीचे सबसे हरा रंग है किसका प्रतीक होता है? ये उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक होता है। उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहीं पे साथ में आप लोग अशोक चक्र के बारे में बताएंगे। अशोक चक्र के बारे में बताएंगे। इसमें तीली कितनी होती हैं? इसमें तीली की जो संख्या है तीली की वो 24 होती है। और इन तीलियों का रंग कैसा होता है? तो तीलियों का रंग नीला होता है। और बात करते हैं तीली 24 रंग नीला। और ये कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। ये कहाँ पे? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। प्रतीक किसका होता है? ये किसका प्रतीक होता है? तो ये प्रगति और न्याय का प्रतीक होता है। प्रगति और न्याय का प्रतीक होता है कि कौन? सारनाथ का अशोक स्तंभ। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया? तो इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसमें पट्टी का रंग कौन कौन सा होता है? 3 रंग। केसरिया जो कि साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद जो कि सच्चाई, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग जो कि उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। और तिरंगे की अभिकल्पना किसने की? पिंगली वेंकैया ने।